Today is 25th of April, and here I am going to proceed the next topic of the same chapter, that is manufacturing industry. Student, yesterday we had discussed that what is manufacturing. Then after we had studied the factor, location, and classification of the industries. We had still completed all these 3 or 4 topics. Today's topic is that manufacturing industry has been classified into 2 categories on the basis of raw material. पहला है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो बेटा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा भी था दैट की द इंडस्ट्रीज विच आर हुज रॉ मटेरियल केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, है ना. ऐसे उद्योग जिनके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं दे आर नोन एज द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज. और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दो इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल केम फ्रॉम द मिनरल. ओके, सो हियर इन दिस टॉपिक we will study about the agriculture based industries, and in this agriculture based industries we have to study the industries like textile, cotton, jute, silk industries, sugar industries, है ना. All these industries we are going to study. There are many more industries which are based on the agriculture, but the industries on which we will make a discussion are this. The first industry is textile industries, है ना. इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, टेक्सटाइल को लेकर, कॉटन को लेकर, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द जूट इंडस्ट्रीज. कपड़ा उद्योग, आई थिंक दैट आप सभी लोग इस वाक्य से, इस सेंटेंस से सहमत हो गए. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज आल्सो नोन एज आपका कपड़ा उद्योग. बेटा हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें. हमें इसमें पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रीज आपकी हैं उसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द एरिया, कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज लोकेट है. आफ्टर दैट वहाँ पे लोकेट होने के व्हाट आर द फैक्टर ना, व्हाट आर द फैक्टर विच मेक द इंडस्ट्रीज टू लोकेट इन दोज एरिया पर्टिकुलरली. देन आफ्टर वी विल स्टडी कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय दोज इंडस्ट्रीज. एंड आफ्टर दैट कि हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वो इंडस्ट्रीज से बने हुए सामान का एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ किया जाता है ना. इंस्टीड ऑफ आवर मार्केट विच आर द अदर कंट्रीज वेयर वी एक्सपोर्ट ऑल दीज इन ऑल द प्रोडक्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज. सो व्हेन वी स्टार्ट अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, द फर्स्ट इज टोटल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन 14%. कपड़ा उद्योग का जितने भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, उस प्रोडक्शन को अगर हम लिया जाए तो उसमें से 14% जो प्रोडक्शन होता है दैट इज फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. एंड हाउ मच द क्लॉथ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस वी ऑल नो, है ना. एक समय था बेटा कि जब वी डोंट हैव द क्लॉथ, वी हैव ओनली बट नाउ डेज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ. मीन्स हमें मॉर्निंग सूट हमारे लिए अलग है, नाइट सूट हमारे लिए अलग है, पार्टी सूट अलग है ना, फॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल ड्रेस, ऑल दीज ड्रेसेस, है ना. जिस आपने दादा से पूछिए, अपने पापा से पूछिए कि जब वो सब आपके छोटे थे फिर उनके पास कितने कम अमाउंट में कपड़े थे. बट नाउ द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज वेरी मच इन द कंट्री बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो सबसे पहले हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है हमारे टोटल उत्पादन का 14% उत्पादन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से होता है. दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं हाउ मच पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्रीज, सो दिस इज अबाउट आपका देखिए 35 मिलियन पर्सन. 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं. हम उनकी बात करते हैं द फार्मर हु प्रोड्यूस गुड्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, द लेबर हु आर बिजी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एंड द एंटरप्रेन्योर एज वेल एज दोज कंपनी विच आर डिपेंड ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. उसके बारे में हम उसके बारे में हम बात करते हैं. मतलब कि सभी चीज़ों को लेकर 35 मिलियन पर्सन इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. दूसरी बात अगर हम करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बाद दूसरा ऐसा आपका सेक्टर है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर लोग आपका इन्वॉल्व हैं.
इफ़ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर बेटा, तो फिर आप जानते हो कि हमारे देश का आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना। लेकिन आपका अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं। और इससे आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज मीन्स विदेशी मुद्रा हमारे देश में कितनी आती है। तो आफ्टर सेलिंग द गुड्स मेड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वी अर्न 24.6% ऑफ द टोटल, जो हमारे पूरे फॉरेन एक्सचेंज आता है, उस फॉरेन एक्सचेंज का 24.6% फॉरेन एक्सचेंज आपका आता है थ्रू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हो कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट है ना, 20 से ज़्यादा % इन पैसा आपका विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। और दूसरी बात, जीडीपी में इसका क्या योगदान है ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, the production of primary sector, secondary sector and tertiary sector combined together is known as GDP ना। सकल घरेलू उत्पाद, पूरे देश में घर में कितना उत्पादन हुआ, उस उत्पादन को लेकर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपका उस उत्पादन का 4% देता है। मीन्स आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन मेड इन द इंडस्ट्रीज 4% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर मेड बाय द आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके बेटा। और दूसरी बात हम करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की एक बड़ी सी खासियत ये है, इट इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मीन्स ये आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर इंडस्ट्रीज बट अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। ये जैसे हम बात करते हैं आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज सेल्फ रिलायंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन अदर इंडस्ट्रीज। कॉटन आपका आता है, कॉटन से वो क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो इट इज सेल्फ रिलायंट एंड इट इज आपका वैल्यू एडिंग प्रोसेस। इसमें वैल्यू एडिंग देखा जाता है। वैल्यू एडिंग का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी मेक यार्न फ्रॉम द कॉटन देन द वैल्यू ऑफ यार्न विल इंक्रीज, है ना। देखिए, इफ वी परचेज 1 kg ऑफ कॉटन देन इट विल कॉस्ट 50, बट व्हेन वी परचेज यार्न मेड बाय द कॉटन देन दैट विल बी मोर देन 100 रुपीज़ का होगा। और उसी यार्न से अगर हमने कपड़े बनाए तो द कॉस्ट ऑफ द कपड़ा विल मोर देन द यार्न, है कि नहीं। अब उसी कपड़े से अगर हमने पैंट शर्ट बनाए तो दैट विल बी मोर वैल्यू, दैट हैज मोर वैल्यू देन द कॉटन। तो एवरी स्टेप में आपका जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके बेटा। सो वी कैन से दैट कि आपका ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इट इज वैल्यू एडिंग इंडस्ट्रीज प्लस आपका सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज। ओके, तो आपका दिस इज अबाउट द कॉटन, आपका अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में भी अक्सर आता है, अबाउट द कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। हमने बात किया कि बेटा ये तो एक पूरा मिलाकर था, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉटन इंडस्ट्री विच इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल एज इंक्रीजिंग योर नॉलेज। तो कॉटन इंडस्ट्रीज को हम लोग कॉटन इंडस्ट्रीज बोलते हैं, कपास उद्योग बोलते हैं, जिससे कपड़े बनते हैं हमारे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी विशेषताएं हैं कॉटन इंडस्ट्रीज की। द फर्स्ट फीचर कॉटन, देखो थोड़ा इतिहास के पीछे जाते हैं, अगर हम इतिहास के पन्नों पे झाँक के देखते हैं तो हम लोग को ये मिलता है कि ब्रिटिशर्स केम इंडिया बिकॉज इंडिया है वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉटन प्रोडक्शन ना, और देयर वाज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड who produce best quality of cotton goods, textile goods in India then India। तभी तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, इंडिया। और भी देखो why the Britishers came India, because India was prosperous। why India was prosperous, because we have good textile industries with good cotton industry। इसीलिए ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ पे, और कोई कारण नहीं था। जहाँ पे लाभ मिलेगा वहीं पे लोग आएंगे, जहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा वहाँ पे कोई आने के लिए। why the Britishers can't go there in Nepal, why the Britishers can't go there in Maldives, another country, because they were very poor country, but India was rich country at that time, that's why they came। तो इतिहास से ही हमारा फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम वी वर सेल्फ रिलायंट इन द कॉटन इंडस्ट्री।
तो कॉटन इंडस्ट्री की फीचर की हम बात करते हैं, मौजूदा हालात में जो हमारे यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज है उसकी फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात इसकी फीचर्स है, इट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। कॉटन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकेंड इज, इफ इट इज लार्जेस्ट देन इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ ओनली द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के अंडर में नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सेक्टर इट इज अंडर द प्राइवेट सेक्टर, है ना, इट इज अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर, तीनों के अंडर में है। मीन्स कुछ कंपनियां हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर में आती है, जैसे लारिमली है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है। आपका पब्लिक सेक्टर के अंडर में भी, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में भी आप आते हैं। बहुत सारे आपने नाम सुना होगा कपड़ों का जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर में है ना। टाटा भी इसमें कपड़े बना रही है ना, बहुत सारे नाम, पीटर इंग्लैंड के नाम पे बना रही है ना, तो जॉन ली के नाम पे बना रही है। हम लोग सोचते हैं ये सब इंडस्ट्रीज आपकी बाहर की होगी, बट नॉट, दीज आर द इंडियन कंपनी। तो कॉटन इंडस्ट्रीज, आपने इसके अलावा रेमंड का नाम सुना होगा, ग्वालियर शूटिंग का नाम सुना होगा। इसके अलावा था कोऑपरेटिव, खादी ग्राम उद्योग, है ना। तो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर इन द हैंड ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, तीनों के हाथ में ये है। मतलब सभी लोग इसके यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। तीसरी बात करते हैं कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो 1.5 मिलियन लेबर, 1.5 मिलियन लेबर। इफ वी टॉक अबाउट लेबर बेटा, तो वो भी आदमी आपका होगा जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। वो इंजीनियर भी होगा इंडस्ट्रीज में काम करने वाला, वो डिज़ाइनर भी होगा इंडस्ट्रीज में काम करने वाला, इंटरप्रेन्योर्स भी होगा। ऑल दीज इंटरप्रेन्योर्स को अगर हटा देते हैं तो ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ लेबर। तो इस इंडस्ट्रीज में जो टोटल लेबर हैं दैट इज 1.5 मिलियन लेबर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्रीज। दूसरी बात, ये इंडस्ट्रीज आपका इज क्लोजली लिंक्ड विद द एग्रीकल्चर, है ना, बिकॉज वी कांट एक्सपेक्ट दैट कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर, आफ्टर दैट द बर्ड्स ऑफ द कॉटन वर प्लक आउट, देन आफ्टर फ्रॉम दैट कॉटन वी मेक yarn and after that the things were made. So it is very close to the industry. That's why cotton industries are located in those area where cotton is easily available, है ना। कॉटन एक बल्कि मटेरियल है, कपास एक बहुत ही भारी भरकम सामान होता है, तो उसको जो है हम लोग बहुत तक कैरी नहीं कर सकते। दैट्स वाई इंडस्ट्रीज आर located in those area where cotton is easily available. तो cotton industries are closely linked with the agriculture, ना, खेत से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ी हुई ये आपकी इंडस्ट्रीज है। हमने पहले ही पढ़ा है, हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द आपका एग्रीकल्चर। सेकेंड इज हाईली डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब इट गिव हेल्प टू द अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। हाई डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण इसका बहुत ज़्यादा होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब कि ये इस आपका डाइंग को बढ़ावा देगी, ये केमिकल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगी, ये पैकिंग को भी बढ़ावा देगी, ये फैशन डिजाइनिंग को भी बढ़ावा देगी, है ना। तो इन दिस वे इट इज हाईली डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री। एंड उस चीज़ को आपका नीचे दिया गया, सपोर्ट अदर इंडस्ट्री, इट सपोर्ट द अदर इंडस्ट्रीज, मतलब मेनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो डिपेंड ऑन द टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्रीज, लाइक द केमिकल इंडस्ट्रीज। Chemical industry, they make the chemical for tying of cloth, packing, है ना, engineering, fashion, all these industries are supported by the agriculture industries. ठीक है, तो these are the feature of the agriculture industry. तो पहला हमने फीचर पढ़ा, इट इज लार्जेस्ट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकेंड, इट इज इन द हैंड ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड इन द कोऑपरेटिव। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इसमें कितने लेबर इन्वॉल्व हैं, 1.5 मिलियन लेबर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसके अलावा इट इज हाईली क्लोज विद द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। आफ्टर दैट वी स्टडीड दैट कि इट इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, then it support the other industries like chemical, packing, fashion designing, engineering, है ना। all these industries are very close with the of this industry. now अब हम बात करते हैं ये इंडस्ट्रीज आपका लोकेट कहाँ पे है, which are the part of the India where these industries are located. तो especially this industry is located in some part of India. which are those part? सबसे पहला एरिया हमारा है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका
एरिया स्टेट है जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्रीज का लोकेशन बड़े पैमाने पर है। यहाँ पे स्टेशन है आपके मुंबई, सोलापुर, पुणे, है ना, एक्सेट्रा। तो हम लोग जानते हैं कि मुंबई इज़ द हब ऑफ फैशन, है ना, बॉलीवुड हब ऑफ फैशन एंड इट इज़ वेरी बिग मार्केट आल्सो। तो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट एरिया वेयर द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, स्पेशली द कॉटन इंडस्ट्रीज। सेकेंड इज गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात इज आल्सो फेमस फॉर द कॉटन इंडस्ट्रीज। अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र आर दोज पार्ट वेयर द ब्रिटिशर्स केम एंड दे एस्टैब्लिश्ड द इंडस्ट्रीज, है ना। ब्रिटिश के पहले भी आपका सूरत हो गया, देन सोलापुर हो गया, वहाँ पे बहुत पहले से ही इंडस्ट्रीज थी कॉटन टेक्सटाइल की। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मुंबई उन्होंने अपना नया पोर्ट बनाया। तो क्यों बनाया? क्योंकि दीज एरिया आर हाईली प्रोड्यूस आर हाईली इन्वॉल्व इन द कॉटन प्रोडक्शन एज वेल एज दैट बिकॉज ऑफ दैट कि इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे लोकेट हैं। अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, राजकोट हो गया, ऑल दीज स्टेशन इन गुजरात आर देयर विच वेयर द कॉटन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। आफ्टर महाराष्ट्र एंड गुजरात द नेक्स्ट स्टेशन इज आपका बंगाल, मुर्शिदाबाद, हुगली, है ना, कलकत्ता। दीज आर द स्टेट। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा वर्धमान। दीज आर द पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल वेयर आपका कॉटन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। ठीक है, तो बंगाल इज आल्सो, वेस्ट बंगाल इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन and as well as it is also large amount of industries are also located in the Bengal, West Bengal. आफ्टर दैट आपका उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश भी जो है कॉटन इंडस्ट्रीज का लोकेशन यहाँ पे है। हमने कानपुर का नाम सुना होगा, हमने मुरादनगर की बात सुनी होगी, हमने आगरा की बात सुनी होगी, बनारस आप जानते ही हो, है ना। कुछ हल्का फुल्का तो आपके जलालपुर में बनता है, लेकिन कॉटन उसके यार्न हम लोग मंगवाते हैं। कॉटन तो यहाँ पे है नहीं, हम लोग यार्न मंगवाते हैं बिकॉज ऑफ स्किल्ड लेबर। तो उत्तर प्रदेश इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर कॉटन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। और उसके बाद आपका आता है चेन्नई, है ना। चेन्नई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन चेन्नई और इन तमिलनाडु इज अदर स्टेट वेयर द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। आपका यहाँ पे कोयम्बटूर, चेन्नई एंड मदुरई। तमिलनाडु, कोयम्बटूर, मदुरई एंड चेन्नई। कोयम्बटूर की साड़ी बहुत फेमस है, मदुरई की साड़ी बड़ी फेमस है, कांचीपुरम की साड़ी बड़ी फेमस है। आपने नाम सुना होगा इन सब का नाम। तो बिकॉज ऑफ द वे ऑफ देयर डिज़ाइनिंग, ना, लोकल डिज़ाइन प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन प्लस आपका हाईली स्किल लेबर, दीज आर द फैक्टर। बिकॉज ऑफ दैट इन तमिलनाडु लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन तमिलनाडु ऑल्सो। तीसरी बात बेटा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसमें कॉटन इंडस्ट्रीज के फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग। सबसे पहले हम लोग फीचर्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एरिया की कहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेट हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इंडस्ट्रीज आपका जो है फैक्टर क्या क्या है, व्हाट आर द फैक्टर, है ना, कौन कौन से कारक हैं, कारण हैं जिसके कारण ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेट हैं, है ना। Why the cotton industries are located in Maharashtra, in Gujarat, in West Bengal, in Uttar Pradesh and in Tamil Nadu? What are the factor behind that? इसके पीछे कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला कारण है it is a wide market. By when we produce goods in the industries, we need a big market where the goods will be sold. अगर सामान बिक नहीं रहा है तो हमें सामान प्रोड्यूस करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहली बात क्या होगा कि दीज स्टेट, महाराष्ट्र इज वेरी बिग मार्केट, वी ऑल नो। गुजरात इज आल्सो वेरी बिग मार्केट, वी ऑल नो। आपका तमिलनाडु इज आल्सो वेरी बिग मार्केट, बंगाल इज आल्सो वेरी बिग मार्केट एंड उत्तर प्रदेश इज आल्सो द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ इंडिया। इंस्टेड ऑफ दैट कि फ्रॉम गुजरात वी कैन सोल द गुड टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। From Maharashtra, we can export the goods to the European as well as the Western Asia. From Tamil Nadu, we can export the goods in Australia, in Sri Lanka, and other part of the world. Bengal, this is a port from where the East Asia countries are highly connected, like China, Japan, Singapore. All these countries are highly
एंड उत्तर प्रदेश, फ्रॉम उत्तर प्रदेश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्रीज आर हाईली इंटरकनेक्टेड, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इट हैव अ वेरी वाइड मार्केट। पहली बात तो हुआ कि आपका जो ये फैक्टर है, पहला फैक्टर हुआ वाइड मार्केट। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इज वेरी गुड इन दिस एरिया। Transportation facilities in a way to bring the raw material to the industries and fresh good to the market. Because of that, the transportation is needed ना। अब सामान को आपका खेत से कहाँ तक लाना, इंडस्ट्रीज तक ले आना, और फ्रॉम इंडस्ट्रीज व्हेन गुड्स विल मैन्युफैक्चर्ड, उस इंडस्ट्रीज से सामान को आपका मार्केट तक पहुँचाना। तो आप जानते हो गुजरात एंड महाराष्ट्र, अभी आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू सेट अप बुलेट ट्रेन को लाने जा रही है। क्यों लाने जा रही है? क्योंकि दिस इज़ वेरी बिग मार्केट, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के यहाँ पे रोड हो गया, रेल हो गया, एरोप्लेन हो गया, एंड शिप की बात करते हैं तो क्यों हमने बात किया कि गुजरात, हैदराबाद, तमिलनाडु और बंगाल से हम लोग बाई शिप, बाई वाटरवेज वी कैन ट्रांसपोर्ट द गुड्स इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा आपने जब गोल्डन कॉरिडोर की बात करोगे इन द फर्दर चैप्टर, तो हम बात करते हैं कि दिल्ली से गुजरात, ये सब दीज स्टेट वे आर हाईली कनेक्टेड बाय द गोल्डन कॉरिडोर एज वेल एज ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इज अवेलेबल हियर। बैंकिंग में to boost the industry, industry need money, these industries need finance, and because of that we see that कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, चेन्नई आपका दीज आर द वेरी बिग आपका वेरी बिग मार्केट। कलकत्ता, लखनऊ, these are the area from where banking facilities are available, from where the people get or the entrepreneurs get banking facilities, insurance as well as banking। जब मार्केट है तो पैसा आएगा, और बैंकिंग फैसिलिटीज के यहाँ पे आपका बैंकिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। रेगुलर पावर सप्लाई, है ना, रेगुलर पावर सप्लाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका मिल काम करना स्टार्ट कर दी, है ना, कॉटन मिल स्टार्ट कर दिए काम करना, और उसी में लाइट कट जाती है तो वेस्टेज ऑफ कॉटन और उसके वेस्टेज ऑफ क्लॉथ विल भी देयर ना। इसीलिए यहाँ पे पावर सप्लाई क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर सप्लाई, पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे आपका सरदार सरोवर डैम बनाया गया है इन गुजरात। इट आल्सो गिव आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है यहाँ पे, है ना। तुंगभद्रा रिवर वैली प्रोजेक्ट आपका बनाया गया है पावर सप्लाई में तमिलनाडु। आपका दामोदर प्रोजेक्ट देयर इन बंगाल, उड़ीसा बंगाल विच give power supply to the part of Bengal। आपका इन उत्तर प्रदेश भी आल्सो गेट देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इसके अलावा नरोरा भी आपके यहाँ पे जो कि चला गया। तो दीज स्टेट हैव वेरी गुड पावर सप्लाई होने के नाते जो है यहाँ पे आपका लाइट की सप्लाई रेगुलर रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो एनी हिंड्रेंस इन द रनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना। तो पावर सप्लाई इज एनदर, बिकॉज विदाउट पावर वी कांट एक्सपेक्ट दैट आवर इंडस्ट्रीज विल रन। इसीलिए इन दीज स्टेट स्पेशली गवर्नमेंट सेटअप द आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर नदियाँ हैं तो फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात किया जाएगा। इफ नेसेसरी तो यहाँ पे थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। तारापुर का नाम सुना होगा आपने, कलपक्कम का नाम सुना होगा, है ना, नरोरा का नाम सुना होगा। दीज इंडस्ट्री न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट they also supply power in these state। दामोदर वैली का हमने बात ही सुना है, और नरोरा। तो बिकॉज ऑफ दिस द रेगुलर पावर सप्लाई इज गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज। सो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। एक चीज़ यहाँ पे आपका एक फैक्टर हम बात करते हैं, क्लाइमेट की बात भी करते हैं। गुजरात हैव अ मिस्ट क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, जिससे कि जो धागे होते हैं, यार्न जो होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्लाइमेट इज फेवरेबल हियर टू सेट अप द इंडस्ट्रीज। ओके, तो क्लाइमेट इज अनदर फैक्टर, क्लाइमेट भी एक फैक्टर हो सकता है या होता है, ठीक है। तो वाइड मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड द रेगुलर पावर सप्लाई प्लस क्लाइमेट,
These are the important factors which contribute to the location of industries in these part of the country. These part means Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Bengal as well as in Uttar Pradesh. Okay बेटा. Now what are the problem? ये इंडस्ट्रीज किस प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं? तो अगर इंडस्ट्रीज है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही. तो कौन कौन सी वो विशेष प्रॉब्लम है जो कि इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं, हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो पहला प्रॉब्लम हुआ आपका स्कैर्सिटी ऑफ गुड कॉटन. स्कैर्सिटी ऑफ गुड कॉटन. व्हाट वी एक्सपोर्ट द कॉटन टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन कि आवर इंडस्ट्रीज वी कांट गेट द गुड कॉटन. एंड व्हेन दे कांट गेट द गुड कॉटन, हाउ कैन दे प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स, है ना. तो आपका ये स्कैर्सिटी ऑफ गुड कॉटन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज आपका ओल्ड machines are not very new, technologies are not very new in India, and because of the technologies in the field of production, sometimes what happens कि we can't able to produce such a very good amount of such a quality of goods which have a demand worldwide. इतनी बड़ी अच्छे पैमाने पर हम सामान नहीं बना पाते हैं जिसका दुनिया भर में डिमांड हो. तो इट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ आपका गुड टेक्नोलॉजीज. तो व्हेन वी इम्प्रूव द टेक्नोलॉजीज वी कैन श्योरली वी कैन प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ आपका गुड अमाउंट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन अर्न मोर एंड मोर मनी. नेक्स्ट इज इरेडिक पावर सप्लाई. इरेडिक पावर सप्लाई में झिल्ला देने वाला पावर सप्लाई आपके यहाँ पे, मतलब लाइट आई कब चली जाएगी, नो वन नोज, है ना. तो जब पावर सप्लाई रेगुलर नहीं रहेगी तो जो हमारे मर्चेंट्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, दे हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी फॉर द इन आपका अल्टरनेटिव सोर्सेज. अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ वो करेंगे, वो जनरेटर रखेंगे, वो सब कुछ करेंगे जिससे कि पैसा बढ़ेगा और उनको प्रॉफिट कम होगा. और वी कांट से दैट कि वी कैन रन इंडस्ट्रीज बाय जनरेटर, इट इज इम्पॉसिबल, है ना. तो पावर सप्लाई इज वेरी इरेटिक, झिल्ला देने वाली आपके यहाँ पावर सप्लाई है. नेक्स्ट इज आपका लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके यहाँ के देश के लोग जो है काम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं. काम करेंगे लेकिन दे कांट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग, बस दे वर डूइंग द टाइम पास. अभी आप देख रहे होंगे कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मोर एंड मोर पीपल दे आर वेरी हैप्पी दैट कि हाँ घर बैठे हुए हैं, पैसा मिलता है, घर बैठे हुए हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन जापान, पीपल ट्राई टू डू मोर एंड मोर वर्क. तो आपके यहाँ पे कुछ के जो लेबर हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है हमारे लेबर की, वो बहुत ही कम है. और लास्टली अगर हम बात करते हैं स्टीप कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर. स्टीप कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर. नाउअडेज इन आवर मार्केट वी गेट लार्ज अमाउंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, टेरिकॉट, टेर्लिन, ये कपड़े आपके मार्केट में आ चुके हैं. और बिकॉज ऑफ दिस कॉटन क्लॉथ द सप्लाई और द डिमांड ऑफ द कॉटन बिकम वेरी लेस. कॉटन के कपड़े आपके बड़े महंगे आते हैं और इंस्टीड ऑफ दैट अगर आप जो है टेर्लिन, टेरिकॉट, इन सब के कपड़े लेते हो तो दे आर वेरी चीप, है ना. तो पीपल्स दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड द आपका सिंथेटिक फाइबर इंस्टीड ऑफ द नेचुरल फाइबर दैट इज कॉटन. ओके, सो cotton industries are facing all these problems also. Okay beta, so in this way today we studied about the cotton about the textile industries as well as the cotton industries. We studied about the feature, area, then आपका we studied about the factor responsible for the production of the industry, as well as we studied that what are the problems faced by the industry, as well as the last topic is that the countries to whom we export the cotton made good. So dear student, you will be very happy to know that India export the cotton made goods in the countries like USA, like UK, Russia, Singapore. Now, these are the very big market and the very rich country, and in those countries we export cotton and earn large amount of foreign exchange. So it is very good for our country. Okay, so dear students, I am going to conclude this that in agriculture based industries we study about the textile industries as well as the cotton industry. Today we study the feature, factor, problem as well as the countries where we export the things. And the next lecture I will come with other agro based industries like jute as well as sugar mill. Okay, thank you.